मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ उमर खालिद की। उमर खालिद नाम तो सुना होगा, नाम तो याद होगा। ये वही जेएनयू के मुस्लिम स्टूडेंट हैं जिनको 2-2.5 साल पहले पुलिस ने दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताकर जेल में डाल रखा है। और सुनने में तो यहाँ तक आया जनाब कि दिल्ली पुलिस ने इतनी लंबी, इतनी लेंथी चार्जशीट किसी के ख़िलाफ़ दायर नहीं करी जितनी उमर खालिद के ख़िलाफ़ करी। उमर खालिद को मास्टरमाइंड बताया गया, उमर खालिद के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमात लगाए गए। आज मैं आपसे उमर खालिद की बात इसलिए करने आई हूँ कि उमर खालिद के ऊपर जो ये जो मीडिया ट्रायल चला, मीडिया ने ऊल झलूल न्यूज़ चलाई और मीडिया ने जो एक सुप्रीम कोर्ट का रोल प्ले करा और फर्जी न्यूज़ चलाई, उस पर फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो हैं AK सीकरी ने एक इन लोगों को एक लिख के दिया है, नोटिस लिख कर दिया और कहा है कि जो तुमने ये वीडियो लगा रखे हैं फ़ौरन तमाम प्लेटफॉर्म से डिलीट करो जहां पर तुमने उमर खालिद को एक तरह का आतंकवादी या दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया। आपको पता है एक एसोसिएशन होती है जो हर फील्ड में होती है, मीडिया लाइन में अलग होती है, पुलिस में अलग होती है। जैसे पुलिस के ऊपर कमिश्नर होते हैं, DCP ACP होते हैं, ऐसे ही इन मीडिया चैनल्स को कंट्रोल में करने के लिए, इन पर लगामें डालने के लिए NBDA यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन होती है, उसने बाकायदा इन लोगों को नोटिस भेजा है कि 7 दिन के अंदर तुम वो तमाम वीडियो को डिलीट करोगे जहां पर तुमने उमर खालिद के ख़िलाफ़ ऊल झलूल बकवासें करी। और सिर्फ यूट्यूब से नहीं करोगे, फेसबुक से, इंस्टा से, ट्विटर से, जहां जहां तुमने उमर खालिद को बदनाम करा वहां से करोगे। आपको पता है ये बड़े बड़े चैनल कौन से हैं? इनमें आज तक का नाम है, इनमें इंडिया TV का नाम है, इनमें जी हिंदुस्तान का नाम है, इनमें जी न्यूज़ का नाम है। मतलब ये बड़े बड़े चैनल जो आपको फेक न्यूज़ दिखा रहे थे, जो आपको लगातार झूठी न्यूज़ दिखा रहे थे, इन तमाम चैनलों पे चाबुक पड़ा है और कहा गया है कि आनन फानन ये वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। आपको याद हो उमर खालिद का गुनाह ये था कि उमर खालिद JNU के स्टूडेंट थे और शायद उससे बड़ा गुनाह ये था कि वो उर्दू ने मुसलमान थे। उमर खालिद को जिस तरह एक तरह से कहिए कि उनको चुंगल में फंसाने की तैयारी थी और इस सरकार की मर्ज़ी के साथ। ये तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही ख्वाबों में आया और उमर खालिद को पकड़ लिया, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली पुलिस जो है वो अपना काम इसलिए करती है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और जिस तरह उसको हमारे जो तड़ी पार हैं, हमारे अमित शाह उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो ऊल झलूल फैसले, ऊल झलूल लोगों के नाम देते हैं कि भाई इसको उठा कर ले खरा। तो दिल्ली पुलिस की गलती सिर्फ ये है कि ये रॉबर्ट की तरह काम करती है, वो अपने फ़र्ज़ को भूल गई। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला मुजरिम है, उससे अगर सरकार ये कहती है इसको मुजरिम साबित करो तो पुलिस बेचारी अंधी होकर उसको मुजरिम साबित करने लग जाती, चाहे वो कितना ही मासूम हो। और सेम यही उमर खालिद के मैटर में हुआ कि उमर खालिद को जिस तरह दिल्ली दंगों का दोषी बनाया गया। आप खुद बताइए, इन जाहिलों को कोई ये वाली बात बताए कि दिल्ली दंगे जब हुए थे तो दिल्ली दंगे में मरने वाले मुसलमान, प्रॉपर्टी लूटी किनकी? मुसलमानों की, जिनके घर जले, जिनकी बेटियों की इज्जत लूटी वो मुसलमान, और जेलों में हज़ारों की तादाद में जो उठाकर जबरन डाले गए वो भी मुसलमान। जनाब आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि पागल भी अपने आप को पत्थर नहीं मारता। तो आप खुद बताइए, जिस दिल्ली दंगे में मुसलमानों की जानी माली नुकसान हुआ, जिस दिल्ली दंगे में मुसलमानों को टारगेट किलिंग कर या एक तरह से कहिए दिल्ली दंगे बिल्कुल ऐसे ही था जैसे 1984 में सरदारों का नरसंहार करा गया था दिल्ली में, और दूसरी जगह ऐसे ही दिल्ली दंगों में मुसलमानों का नरसंहार करा गया था। और ये क्यों करा गया था? कौन लोग थे जो कर रहे थे? पहले से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा था। जिस तरह कमीन मिश्रा ने आकर कहा था, जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला था, और जिस तरह वो नागनी तिवारी ने मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ बोला था, और जिस तरह देश के गद्दारों को बीप 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 कौन बोल कर आया था? BJP के MP। और कौन थे वो? हमारे तड़ी पार
जिन्होंने बाबरपुर में कहा था कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। छोटा पाकिस्तान शाहीन बाग को लगाया गया था, बताया गया था। और उसी दरमियान दिल्ली दंगे हुए थे जब शाहीन बाग चल रहा था, यानी कि दिल्ली दंगों के पीछे कहीं ना कहीं शाहीन बाग की इनको मिर्चें थी, इसलिए दिल्ली दंगे करे गए थे ताकि शाहीन बाग का नाम खराब हो और दुनिया डाइवर्ट हो जाए, दिल्ली दंगों में मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह बीजेपी की करारी हार दिल्ली इलेक्शन में हुई थी और केजरीवाल ने भारी बहुमत से दोबारा फिर सरकार बनाई थी, इस वजह से दिल्ली दंगों को चिंगारी दी गई थी और प्री प्लान कोऑर्डिनेट करा गया था दिल्ली दंगों को, और कुछ नहीं हुआ था। इवन दिल्ली के केजरीवाल साहब ने भी कोई मदद मुसलमानों की नहीं करी थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करा था, कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, इवन कोई एफआईआर तक नहीं करी आज तक उन्होंने, न नागरी तिवारी के खिलाफ, न कमीन मिश्रा के खिलाफ, न उन लोगों के खिलाफ जो चिन्हित थे, जो पुलिस वाले आप देखें बाकायदा गोलियां मार रहे थे, बाकायदा मुस्लिम प्रॉपर्टी को जला रहे थे, बाकायदा मुसलमान नौजवानों को, मरवों को, आधे मरे हुए आधे जिंदे, उनसे कह रहे थे कि बोलो जय श्री राम बोलो, मतलब ये पुलिस वाले कर रहे थे। और उठाया किसको गया? मुस्लिम समाज को। कितने हज़ारों लोग आज भी बंद हैं, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी बंद हैं। उनमें ही एक नाम उमर खालिद का भी आता है, मीरान हैदर हैं, उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जो आज भी जेल में हैं और बेगुनाह होने के बावजूद उनको जेल में डाला गया। हमें उम्मीद है कि अदालत फैसला करेगी, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, और अदालत क्या कहेगी? आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। लेकिन ये जो मीडिया ने ट्रायल दिखाया, मीडिया ने जो एक समाज को, मुस्लिम समाज को जिस तरह आतंकवादी बनाकर पूरी दुनिया के सामने परोसा, क्या वो इज्जत वापस आएगी? क्या इनके जेल में जाने के बाद इनके वो कीमती लम्हात, वो कीमती साल और इनके पीछे तड़पते बिलखते जो रिश्ते हैं, क्या उनका दर्द कम कर पाएगी ये सरकार या ये जुडिशरी? तो जिस तरह आप देखें मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह मुस्लिम समाज को आज तक टारगेट करा जा रहा है, दिल्ली दंगों के बाद लगातार मुस्लिम समाज टारगेट हो रहा है। और जिस तरह आप देखें कि हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा ने जो ड्रामेबाजी करी, जिस तरह प्री प्लान रसूल पाक को गाली दिलवाई गई और किस तरह तमाम के तमाम लोग चुप हैं, और जिस तरह मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और उसी के खिलाफ बैक टू बैक एफआईआर हो रही है, मुस्लिम समाज पर डायरेक्ट गोलियां चलाई जा रही हैं। आप तो दिल्ली को जानते हैं, आप तो भारत को भी जानते हैं, आप तो इस वक्त ये भी जानते हैं कि अग्निपथ जो एक मोदी जी स्कीम लेकर आए हैं, और इस स्कीम की मुखालफत में भारत के यंगस्टर पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। मेट्रो जला दी, ट्रेनें जला दी, थानों में आग लगा दी, बीजेपी के कार्यालयों में आग लगा दी, पुलिस वैन जला रहे, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। कौन सा संविधान इनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो यंगस्टर इस तरह की हरकत करें? उनको इजाज़त देता है कट्टर हिंदूपना, क्योंकि वो कट्टर हिंदू ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं। जनाब मुसलमानों ने फ्राइडे के बाद सिर्फ एक प्रोटेस्ट करा जहां कहा कि नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, तो पुलिस वालों ने सीधे उनके सरों में गोलियां मार दी, चाहे वो 14 साल का मुदस्सिर हो, चाहे वो 23 साल का साहिल खान हो रांची का। और किस तरह मुसलमानों को कस्टडी में ले जाकर बुरी तरह बर्बरता से मारकर पुलिस ने वीडियो बनाई, और किस तरह मुसलमानों पर हज़ारों की तादाद में एफआईआर होते ही उनको उठा लिया गया। किस तरह फरहीन फातिमा जो खुद जेएनयू की स्टूडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं एनआरसी को समर्थन दे रही थी, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके मकान को किस तरह वहाँ की पुलिस ने, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की पुलिस ने तोड़ा, वो सब ने देखा। लेकिन अब 3 दिन से पूरा भारत जल रहा है। इतने से लड़के, मैंने माना उनकी मांग जायज़ है। उन्होंने कहा या तो वर्दी नहीं तो अर्थी, यानी वो नहीं चाहते कि वो 4 साल के लिए फौज में जाएं, सही है, नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं, जिस तरह वो ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, जिस तरह पुलिस को दौड़ा कर कुत्ते की तरह मार रहे हैं, वहाँ पुलिस बिल्कुल आराम से शांत नज़र आती, क्योंकि वहाँ पर इनको घर का मामला नज़र आता है। उनमें कोई भी उर्दू नेम नहीं है, वो सारे के सारे हिंदी नेम है, और वो सारे के सारे वही लोग हैं जिनको ये सुबह शाम धर्म की अफीम चटाते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर हिंदी नेम हैं तो आप ट्रेनों को जला सकते हैं, आप पुलिस चौकियों को जला सकते हैं, आप पुलिस वालों को मार सकते हैं, आप पुलिस की गाड़ियां फूंक सकते हैं, आप बीजेपी के कार्यालय भी जला सकते हैं, और एफआईआर कोई नहीं हुई, होएगी भी नहीं,
क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सरकार का समर्थन हासिल है। बेशक वो प्रोटेस्ट सही कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये गलत है। और मुसलमान सिर्फ ये कहता है मोदी जी हमारी सुनो, चलो भाई पकड़ के जेल में डाल दो। तो इस वक्त भारत के हालात ऐसे हैं कि तमाम जगह मोदी के ऊपर फटकार लानतें हो रही हैं। छोटे छोटे से 22-22 साल के 18-18 साल के बच्चे मोदी को डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं, अबे तू कौन होता है बिल बनाने वाला, हम तेरी ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे। तो मोदी जी आपने अपनी इज्जत 2 कौड़ी की कर डाली और आप सोच रहे थे कि आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट, उल्टे सीधे फैसले लाएंगे, भारत को बेवकूफ़ बनाएंगे, मन की बात करेंगे और तमाम जनता आपकी मन की बात पर तालियां बजाकर खुश होगी। आपने तमाम भारतीयों का मन ख़त्म कर दिया, उनका सुकून छीन लिया, उनकी ज़िंदगी हराम कर दी, आपने जॉब्स ख़त्म कर दिया, आपने सिक्योरिटी ख़त्म कर दी, आपने भारत का पूरी दुनिया में नाम खराब कर दिया। और आज जिस तरह कुवैत में भारत के प्रधानमंत्री को बैन करा गया, आपको मालूम है कुवैत एक ऐसा मुल्क बन गया जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बैन कर दिया गया। तो ये मोदी जी को बैन नहीं करा, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बैन करा। इसके पीछे वजह कौन है? इसके पीछे वजह बीजेपी सरकार, इसके पीछे वो नफरती निपुण शर्मा है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो जिस तरह उमर खालिद के ऊपर एक तरह से कहिए कि एक रिलीफ मिला, बेशक वो नफरतें फैल चुकी 2 साल पहले की बात है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर उन वीडियोस को डिलीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि AK सीकरी ने कि इसको डिलीट करो, तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ा उनके ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है। और ये वाली बात दर्शाती है कि ये स्ट्रीम चैनल लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलता है, हमेशा गलत न्यूज़ चलाता है। और आज इसी की वजह से पूरे भारत के जो मुसलमान हैं वो अनसिक्योर हैं, जेनोसाइड की तरफ चले गए, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुल्ला को गालियां दी जा रही हैं, बाकायदा स्टेज सजाया जा रहा है, धर्म संसद सजाया जा रहा है जहां इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है, जहां तलवारें बांटी जा रही हैं, मुस्लिम समाज की लड़कियों का बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। तो ये एक जीत है कि अगर इन लोगों पर लगाम कसी जाए, वो 2 साल पुरानी वीडियो डिलीट हों, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि उमर खालिद साहब हो या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो या उमर गौतम साहब हो, ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोग जो जेलों में हैं, हमें उम्मीद है कि अनकरीब वो हमारे दरमियान वापस आएंगे, क्योंकि हम सुप्रीम खुदा पर पूरा यकीन बनाए रखे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करिए। मेरा ऐमन रिजवी के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ऐमन रिजवी एक्टिविस्ट के नाम से। प्लीज़ इसको ज़्यादा समर्थन दें, मुझे सपोर्ट करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।